स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसानी से कहने में आ जाना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना या चालाकी से आगे होना। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है चालाकी से आगे होना। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो नवीन बनाने की क्रिया जो कि आधुनिकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, या देव नदी का जल पवित्र होता है। तो इनमें से गंगा के लिए सही पर्यायवाची शब्द जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रयोग किया गया है कि देव नदी का जल पवित्र होता है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा के पर्यायवाची, तो इनमें गंगा के पर्यायवाची होते हैं कि भगीरथी, त्रिपथगा और सुरसरी, ये सभी जो कि गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ध्यान रखेंगे, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोधी, पुजारी, अनुगामी या फिर प्रशंसक। तो अनुयायी का विलोम शब्द इसमें हो जाएगा विरोधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अनुयायी यानी कि मानने वाले और विरोधी ना मानने वाले। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कि जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए कृतार्थ, कृतकृत्य, कृतज्ञ या कृतज्ञ। तो जो किए गए उपकार को मानता है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए क्या होगा? तो जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए कृतज्ञ है, और जो मानता हो उसके लिए कृतज्ञ है। यहाँ पर इसको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर आ जाए कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो, यानी कि ना अगर आ जाए तो उसके बाद में भी ना आता है, कृतज्ञ हो जाएगा। जो मानता है वो कृतज्ञ होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चट कर जाना, खा जाना, मर जाना, सो जाना या घूस लेना। तो चट कर जाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खा जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देकर इलाज करते हैं। तो नारी, नाड़ी, नीर या नीड़। तो वैद्य जी जो कि नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। कि प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। शारदा, उमा, कांता या धात्री। तो प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द जिनमें है भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणापाणी, वागेश्वरी, ये सभी जो कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो नहीं होगा, शिक्षार्थी भी नहीं होगा और छात्र भी नहीं होगा, तो ये शिक्षक कहलाएगा। जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो शिक्षक कहलाता है। बी राइट ऑप्शन है। शिव जी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में प्रयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ पहुँचना संभव हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ जाना अच्छा लगता हो, या जहाँ का रास्ता अच्छा हो। तो इसमें दुर्गम का अर्थ हो जाएगा कि जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। शालीन व्यक्ति की समाज में हमेशा सम्मान होता है और का अपमान। तो शालीन के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। धृष्ट, सुकुमार, सौम्य या फिर वृद्ध। तो शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और धृष्ट व्यक्ति का अपमान होता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? रमेश बहुत भोला है, बहु भोला है, यौवन चिरकाल नहीं रहता, वह छोटा बालक है,
या पुष्प अत्यंत कोमल है। तो इनमें से सुकुमार के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर डी में कि पुष्प अत्यंत कोमल यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोमल का पर्यायवाची सुकुमार होता है। सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है कि अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि सोहन का, ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आशातीत, हताशा, निराशा या फिर प्रत्याशा। तो आशा से परे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशातीत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसमें काली घटा अर्थात कि बदली का घमंड, घट अर्थात कम हो गया है, तो यहाँ पहली घटा जो है इसका अर्थ होता है बदली। काली घटा यानी कि जो बादल में बारिश वाला समय होता है उसको बदली कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है, पहली घटा का अर्थ होता है बदली। ठीक है, और दूसरी जो घटा है उसका अर्थ होता है घटने। यहाँ पर इसका अर्थ होता है घटने। तो यहाँ पर एक ही शब्द का दो बार अलग अलग अर्थ आया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और रसों का राजा जो कि श्रृंगार रस है, जिसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव रति होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और स्थायी भावों के आधार पर अगर रसों के प्रकार पूछे तो स्थायी भावों के आधार पर रसों के जो प्रकार होते हैं वो 9 होते हैं, जिनमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत रस होते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर पाठक। तो इनमें से भारतेंदु युगीन कवि जो कि श्रीधर पाठक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इनका जो संबंध है वो द्विवेदी युग से है, ना कि भारतेंदु युग से है। बाकी सभी जो कवि हैं उनका संबंध भारतेंदु युग से है। अगला, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1955, 1962, 1965, 2000। तो साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। ठीक है, लेकिन यह 1962 में नहीं प्रदान किए गए थे, विकल्पों के अनुसार थे, अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हलंत जो कि आपका होता है ये, यहाँ पर हलंत यहाँ दिया ही नहीं है, तो हलंत इस तरीके से होता है, जैसे लिखा होता है कि का, खा, गा, या इस तरीके से ये जो चिन्ह लगा होता है ये हलंत होता है। और यह दिखाता है कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये दोस्तों ये देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर हलंत। ठीक है, सी राइट ऑप्शन है। अगला है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है कि आधा
रुकना। तो आधा रुकने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्धविराम चिन्ह है, ठीक है। ये अल्पविराम चिन्ह है और ये पूर्ण विराम चिन्ह है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि आपका अल्पविराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास जो कि मैला आंचल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसार। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य जो कि है आपका रामचरितमानस, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन के 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करा दिया। 2, इसने न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जोड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो आपको यहाँ पर नीचे इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान में एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। या विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा है कि कौन सा कथन इनमें से असत्य है, ठीक है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है? तो विज्ञान का नहीं होता है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन? तो न्यूटन का सिद्धांत जो कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ है, ये इसका सही जवाब है। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में जिसका उपयोग किया जाता है वो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, से इसका सही जवाब है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो न्यूटनवाद को झूठा करार जो कि क्वांटम फिजिक्स ने दिया, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। नारी इच्छा, तो नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा। तो ये दोनों गलत हैं। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका होगा नारी प्लस इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का एक भेद है, ठीक है। तो ए राइट ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। और यह भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण
है। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या पथ से भ्रष्ट। तो इनमें से सामासिक पद है कि वायुवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा वायु के समान वेग। ठीक है, बाकी सभी का समास विग्रह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। तो इसका सही जवाब है चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात शिव। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है। अभिव्यक्ति को सुगम, सुबोध, स्पष्ट, सटीक और सुलझे हुए संप्रेषण के लिए जिन भाषा उपकरणों की आवश्यकता होती है वे निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? दोहों की, कारक चिन्हों की, विराम चिन्हों की व संधि व समाज की। तो ये सभी जो कि विराम चिन्हों की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू के शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द जो कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अग्नि शब्द है, तो अग्नि ये तत्सम शब्द है और संस्कृत के समान संस्कृत का शब्द है। अगर हम इसका तद्भव देखें तो तद्भव इसका हो जाएगा आग। तो इसमें अग्नि में सुधार करके आग को बनाया गया है, तो ये तद्भव हो गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो इनमें से तत्सम शब्द है निद्रा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर कान के तत्सम देखें कान का, तो कान का तत्सम हो जाएगा कर्ण। मोर का तत्सम देखें तो मोर का तत्सम हो जाएगा मयूर। और बंदर का तत्सम देखें तो इसका हो जाएगा वानर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ए राइट ऑप्शन होगा कि इन ऑप्शंस में से निद्रा जो कि तत्सम शब्द है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।